डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्टोरी नेम हिडन एम्परर। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 71, योजनाएं 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। मैं काउंट सेलिन के अनुरोध से सहमत नहीं हो सकता। काउंट शर्मा ने पत्र नीचे रख दिया और ठंडे स्वर में कहा। उसकी भौहों के बीच गुस्से का एक निशान भी था। काउंटेस का चेहरा उतर गया। शर्मा, मेरा भाई मुसीबत में है। क्या रेवंस कैसल में कुछ जादूगर तैनात नहीं हैं? आप रेवंस कैसल के सर्वोच्च कमांडर हैं। आप आसानी से कुछ जादूगरों को उसकी मदद के लिए भेज सकते हैं, है ना? काउंट शर्मा अपनी पत्नी को चिढ़ता देख बेचैन हो गए और बेबसी से बोले, तुमने देखा ही है कि वे जादूगर मुझे कितनी कम इज्जत देते हैं। हालांकि मैं रेवंस कैसल का सर्वोच्च सेनापति हूं, फिर भी मेरे पास उन जादूगरों को तैनात करने की कोई खास शक्ति नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता। काउंटेस गुस्से से खड़ी हो गई और उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाई, तो तुम चुपचाप देखते रहोगे जब मेरे भाई और उसके परिवार को मारा जा रहा है। काउंट शर्मा कमरे में इधर उधर टहल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सारा बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया हो। अगर आप स्पेल कास्टर्स तैनात नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उन चौथे स्तर के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन का क्या? मुझे विश्वास है कि मेरा भाई इसके लिए भी बहुत आभारी होगा, काउंटेस ने प्रस्ताव रखा। काउंट शर्मा ने फिर सिर हिलाया। चौथे स्तर और उससे ऊपर के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन सभी रेवंस कैसल में तैनात कमांडर थे, जो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। भले ही वह रेवंस कैसल का सर्वोच्च कमांडर था, फिर भी वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उन्हें निजी मामलों के लिए बेतरतीब ढंग से तैनात नहीं कर सकता था। अगर आप बिल्कुल भी मदद करने को तैयार नहीं हैं, तो मैं अपने भाई के साथ रहने चली जाऊंगी। काउंटेस बहुत क्रोधित हुई। वह तुरंत खड़ी हुई और अपने कपड़े समेटने लगी। रुको, मुझे इस बारे में सोचने के लिए 1 मिनट दो। काउंट शर्मा को एहसास हुआ कि उसकी काउंटेस सचमुच गुस्से में है। उसे पता था कि अगर मामला नहीं सुलझा तो वह चैन से नहीं रह पाएगा। अचानक काउंट शर्मा ने टहलना बंद कर दिया और आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखा। मुझे एक विचार आया है। इस काम के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार है। काउंटेस ने आश्चर्य से मुड़कर देखा, लेकिन काउंट शर्मा पहले ही नीचे की ओर निकल चुके थे। जादूगर रोहन, आपको इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। काउंट फुमन ने हॉल में लौटते हुए रोहन से माफी मांगी। ठीक है, चूंकि जादूगर रोहन रेवंस कैसल में नहीं रहना चाहता, तो क्या होगा यदि मैं आपको किसी अन्य स्थान की सिफारिश करूं? शायद काउंट शर्मा कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखा रहे थे, जिससे रोहन को अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ ही देर पहले काउंट शर्मा अभी भी रोहन को ब्लैकमून साम्राज्य की सेना रेवंस कैसल में शामिल होने के लिए मना रहे थे। ये जगह कहाँ है? रोहन ने उलझन में होते हुए भी विनम्रता से पूछा। काउंट शर्मा ने लगभग जल्दी से जवाब दिया, प्रकाश नगर। ये जगह जादूगर रोहन और आपके परिवार के बसने के लिए बहुत उपयुक्त है। प्रकाश नगर के नगर स्वामी काउंट सेलिन मेरी पत्नी के भाई हैं। मैं आपको प्रकाश नगर के काउंट के पास एक पत्र लिख सकता हूं, और अगर आप प्रकाश नगर में बसना चाहते हैं तो यह आपको ढेर सारी परेशानियों से बचने में मदद करेगा। रोहन तेजी से खड़ा हुआ और काउंट फुमेन को प्रणाम किया। रोहन आपकी मदद के लिए बहुत आभारी है, महाराज। काउंट शर्मा मंद मंद मुस्कुराए। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, बात यह है, जादूगर रोहन काउंट सेलिन इन दिनों एक मुश्किल स्थिति में है। मुझे नहीं पता कि किस तरह की परेशानी है, लेकिन उन्होंने मुझे मदद के लिए कुछ लोगों को भेजने के लिए कहा था। हालांकि रेवंस कैसल में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मैं सचमुच किसी को नहीं भेज सकता, इसलिए। काउंट शर्मा ने रोहन की आंखों में देखा। रोहन ने इस पर कुछ देर सोचा। ब्लैकमून साम्राज्य जैसे विदेशी देश में उनकी नई यात्रा निश्चित रूप से आसान और सहज नहीं होने वाली थी। यहाँ बसने के लिए उसे अपनी योग्यता और महत्व साबित करना था। इसलिए रोहन ने सिर हिलाया। अगर ज्यादा परेशानी न हो तो रोहन मदद करने को तैयार है। हाँ, बढ़िया। मैं अभी जादूगर रोहन के लिए एक पत्र लिखूंगा ताकि जब आप प्रकाश नगर पहुंचे तो वह उसे काउंट सेलिन के पास ले जाए। काउंट शर्मा बहुत खुश हुआ। मलिन की मदद से वह आखिरकार इस पेचीदा मामले को सुलझाने में कामयाब हो गया। डॉट 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 जैसे ही रोहन उस आवास पर लौटे जिसे काउंट शर्मा ने उनके लिए तैयार किया था, बूढ़े यशपाल यादव ने तुरंत रोहन और बैरन परमान को बुलाया ताकि वे तीनों अपने अगले कदम पर चर्चा कर सकें। रोहन, हम हमेशा के लिए रेवंस कैसल में नहीं रह सकते। अब हम कहाँ जाएंगे? बूढ़े यादव ने कर्कश स्वर में पूछा। उसी समय बैरन परमान ने भी रोहन की आंखों में गहरी नजर डाली। अनजाने में ही रोहन पूरी टुकड़ी की रीढ़ बन चुका था। रोहन को अपने मन में चल रहे विचारों को फिर से व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगा। पिताजी, बैरन परमान, सबसे पहले हमें यहाँ बसना होगा क्योंकि हम ब्लैकमून साम्राज्य से परिचित नहीं हैं। बैरन परमान और बूढ़े यशपाल यादव दोनों ने अपनी सहमति जताने के लिए चुपचाप सिर हिलाया।
रोहन ने अपनी बात जारी रखी, ये देखकर कि दोनों एकमत थे। रेवेंस कैसल एक सैन्य किला है, इसलिए हमें यहाँ बसने के लिए सेना में भर्ती होना होगा। इससे पहले अपने निवास पर काउंट शर्मा ने हमें रेवेंस कैसल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मैंने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। हम रेवेंस कैसल में नहीं रह सकते, इसलिए हमें बसने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। सौभाग्य से काउंट शर्मा ने हमें प्रकाश नगर की सिफारिश की। नगर के मुखिया काउंट सेलिन कुछ परेशानी में हैं और उन्हें काउंट शर्मा की मदद की जरूरत है। बेहतर विकल्प न होने पर काउंट शर्मा ने मेरे बारे में सोचा। मैंने कुछ विचार विमर्श के बाद अंततः प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगर समस्या से निपटना बहुत मुश्किल न हो तो प्रकाश सिटी हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि काउंट सेलिन काउंट शर्मा की वजह से हमारा ध्यान रखेंगे, और अगर हम प्रकाश सिटी में बसने का फैसला करते हैं तो इससे हमें वहां बेहतर ढंग से ढलने में मदद मिलेगी। जब रोहन ने अपनी बात खत्म की तो बूढ़े यशपाल यादव और बैरन परमान के चेहरों पर मुस्कान छा गई। रोहन ने देखा कि उनके चेहरों का तनाव थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, हम आपके कहे अनुसार करेंगे और कल प्रकाश सिटी के लिए प्रस्थान करेंगे। बूढ़े यशपाल यादव और बैरन परमान ने रोहन के सुझाव पर सहमति में सिर हिलाया। रोहन को आखिरकार एक लंबे दिन के बाद आराम करने का मौका मिला। अपने कमरे में अकेले होने पर उसने राहत की सांस ली। उसने अपनी जागरूकता में फायरबॉल और फ्रॉस्ट के लिए मंत्र मॉडल का निरीक्षण किया। दोनों जादुई शक्ति संचय करने में अच्छी तरह काम कर रहे थे। मन की शक्ति का विकास स्पष्ट नहीं था क्योंकि इसे कम समय में नहीं देखा जा सकता था। रोहन की वर्तमान शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने कोई नया मंत्र नहीं खोजा था और उसकी मानसिक शक्ति अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी कि तीसरे मंत्र मॉडल का समर्थन कर सके। वर्तमान में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वह केवल 3 रहस्यमयी उभरी हुई मूर्तियां ही इस्तेमाल कर सकता था, जिन्हें उसने डाकुओं के नेता के साथ बदल लिया था। रोहन ने मन की शक्ति का उपयोग करके जल्दी से उस वलय में झांका और उसके अंदर छिपी तीनों उभरी हुई मूर्तियां निकाल लीं। अगर वह उन तीनों उभरी हुई मूर्तियों पर उन सभी मुद्राओं का अभ्यास कर पाता जिनमें रोहन द्वारा पहले अभ्यास किए गए आसन भी शामिल थे, तो उसकी शारीरिक क्षमता शायद चौथे स्तर के मौलिक तलवारबाज के बराबर हो सकती थी। चौथे स्तर के एलिमेंटल स्पोर्ट्समैन को एक मध्यवर्ती एलिमेंटल स्पोर्ट्समैन माना जाता था, जहां व्यक्ति के सभी शारीरिक पहलुओं में महत्वपूर्ण सुधार होता था। चलो इसे आजमाते हैं। रोहन ने बेतरतीब ढंग से एक उभरी हुई मूर्ति का टुकड़ा चुना। उसने अपनी मानसिक शक्ति को इकट्ठा करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही रोहन की आंखों के सामने धीरे धीरे मुद्राओं का एक पूरा समूह उभर आया। अध्याय 72 प्रकाश नगर आए। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल। रोहन सुबह सुबह ही जाग गया था। उठते ही उसे अपने पूरे शरीर पर चिपचिपाहट महसूस हुई और एक असहनीय गंध आ रही थी। फिर से पसीना आ रहा है। अब सर्दी का मौसम था, इसलिए ठंडी हवा सीटी बजाते हुए अपने साथ बारिश और बर्फ ला रही थी। ऐसे मौसम में उसे पसीना आना तो दूर की बात थी। रोहन ने उसके हाथ और पीठ को छुआ। वह पसीने से लथपथ था। रोहन के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। उसे बहुत दिनों से ऐसा एहसास नहीं हुआ था। जब रोहन ने अपनी पहली उभरी हुई मूर्ति बनाई थी तो वह हर दिन सुबह उठते ही पसीने से लथपथ हो जाता था क्योंकि उसने कई दिनों तक लगातार इस आसन का अभ्यास किया था। जब रोहन की शारीरिक विशेषताएं धीरे धीरे विकसित हुईं, तभी मूर्ति की मुद्रा का रोहन पर कोई असर नहीं रहा। अगर रोहन बाद में भी इस आसन का अभ्यास करते रहे तो भी उसे पसीना नहीं आता था और न ही उसे कोई बदलाव महसूस होता था। अब जब रोहन ने दूसरी रहस्यमयी मुद्रा का अभ्यास शुरू किया तो उसके शरीर पर फिर से पसीना आ गया। इससे पता चला कि मूर्ति की मुद्रा रोहन पर असरदार थी। एक बार जब वह अभ्यास में लग गया तो भविष्य में उसकी शारीरिक विशेषताएं निश्चित रूप से निखर जाएंगी। इसके बाद रोहन ने नौकरानी से गर्म पानी का एक कटोरा लाने को कहा। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने खुद को अच्छी तरह धोया। ओह, बाहर तेज हवा चल रही थी। जमीन के कुछ हिस्सों पर क्रिस्टल की एक पतली परत जम चुकी थी। उस पर चलते हुए उसे बहुत सावधान रहना पड़ रहा था क्योंकि वह फिसल सकता था। रोहन को पास से चीखों की धीमी आवाज सुनाई दी। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और एक चौड़े आंगन में पहुंचा। उसने देखा कि बूढ़ा विल्सन भारी कवच पहने और तलवार पकड़े खड़ा था। तलवार से एक भयानक ज्वाला चमक रही थी। बूढ़ा यशपाल यादव अब अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। वह पहले ही दूसरे स्तर के अग्नि तलवारबाज के शिखर पर पहुंच चुका था। तीसरे स्तर का मौलिक तलवारबाज बनने के लिए उसे बस थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत थी। हालांकि इसमें भी कुछ समय लग सकता था, इसलिए बूढ़े यशपाल यादव को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह भी बस अपनी तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। उसने अपने हाथों में लौ को अच्छी तरह नियंत्रित किया। एक वार के साथ सीटी बजाती हवा लौ के साथ आगे बढ़ी, जिससे एक जोरदार झटका लगा। रोहन ने आंखें मूंद लीं और बूढ़े यशपाल यादव के शरीर को गौर से देखा। उसने देखा कि बूढ़े यशपाल यादव का मांसल शरीर अचानक गुब्बारे की तरह फूल गया। उसकी फूली हुई मांसपेशियों ने कवच को लगभग फटने पर मजबूर कर दिया। स्वूश! बूढ़ा यादव आगे की ओर झपटा और हवा की सीटी जैसी आवाज कानों को खास तौर पर चुभ रही थी। उसकी तेज गति समझ से परे थी। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि बूढ़े यशपाल यादव ने अपने शरीर में किसी भी तरह की तात्विक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था।
वह बस अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। पिताजी और भी मजबूत हो गए हैं, रोहन ने धीरे से बुदबुदाया। बूढ़े यशपाल यादव को रुकते देखकर वह आगे बढ़ा। रोहन, तुमने मुझे जो 3 आसन दिए हैं, वे वाकई अद्भुत हैं। मैं बस कुछ ही दिनों से अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी से ही अपनी ताकत कम से कम दोगुनी महसूस हो रही है। अगर मैं तात्विक बल का इस्तेमाल न भी करूं, तो भी मैं तीसरे स्तर के तात्विक तलवारबाज से लड़ सकता हूं। बूढ़े यशपाल यादव का कृपालु आभामंडल और भी स्पष्ट था। यहां तक कि रोहन भी इसे महसूस कर सकता था। ये सुनकर कि और यादव की ताकत दोगुनी हो गई है, रोहन को अभी भी आश्चर्य हुआ। आखिरकार, जब उन्होंने मूर्ति की मुद्रा का अभ्यास किया था, तो उनकी शारीरिक विशेषता धीरे धीरे बदली थी। कुछ दिनों में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं दिखाई देने वाला था। हालांकि ओल्ड यादव में ये बदलाव बहुत बड़ा था। ये सब रोहन द्वारा ओल्ड यादव को दी गई 3 मूर्तियों की मुद्रा से संबंधित था। हो सकता है पिताजी की शारीरिक विशेषताएं पहले से ही उत्कृष्ट हों। शारीरिक विशेषता जितनी अच्छी होगी, आसन के अभ्यास का प्रभाव भी उतना ही बेहतर होगा। रोहन ने सोचा, इस गति के अनुसार वह समय जल्द ही आएगा जब बूढ़े यशपाल यादव की ताकत चौथे स्तर के एलिमेंटल तलवारबाज के बराबर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जनरल प्रैट बड़े कदमों से उनकी ओर बढ़े और ओल्ड यादव को सूचना दी, सर बैरन, सब कुछ तैयार है। हम कभी भी निकल सकते हैं। बूढ़े यशपाल यादव ने सिर हिलाया और रोहन से कहा, चलो चलें। जितनी जल्दी हम प्रकाश नगर पहुंचेंगे, उतनी जल्दी हम बस जाएंगे। रोहन काउंट शर्मा के महल में लौट आया और उसे विदाई दी। काउंट शर्मा ने काउंट सेलिन के लिए कुछ पहचान पत्र और पत्र भी लिए। इन पहचान पत्रों के साथ वे अपनी यात्रा के दौरान कई परेशानियों से बच सकते हैं। काउंट शर्मा को अलविदा कहने के बाद रोहन ने बड़ी टीम का पीछा किया और धीरे धीरे रेवेंस कैसल छोड़ दिया। 3 दिन बाद टीम एक प्राचीन शहर में पहुंच गई। इस शहर की दीवारें प्राचीन लग रही थीं। कुछ ईंटें बुरी तरह घिस चुकी थीं। हवा का एक हल्का सा झोंका थोड़ी सी धूल उड़ा ले जा सकता था। प्रकाश, ये प्रकाश सिटी होना चाहिए। रोहन ने अपना सिर उठाकर दीवार पर लिखे कुछ शब्द देखे। ये शब्द मोल्टा भाषा में लिखे थे क्योंकि ब्लैकमून साम्राज्य ने 3600 साल पहले मोल्टा साम्राज्य का गौरव विरासत में होने का दावा किया था। इसलिए उन्होंने प्राचीन मोल्टा भाषा को अपनी भाषा के रूप में भी इस्तेमाल किया था। हालांकि मोल्टा साम्राज्य 3600 साल पहले ही नष्ट हो चुका था और ब्लैकमून साम्राज्य की स्थापना केवल 800 साल पहले हुई थी। मोल्टा साम्राज्य का गौरव प्राप्त करने के बजाय वे केवल अपने नाम का बखान कर रहे थे। हम अंततः यहाँ हैं। बूढ़े यशपाल यादव, बैरन परमान और बाकी लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वे प्रकाश के साम्राज्य से भागकर यहाँ तक पहुँचने के लिए एक कठिन यात्रा से गुजरे थे। वे हर दिन डर से भरे रहते थे और आखिरकार अब अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो प्रकाश नगरी यादव परिवार और परमान परिवार का घर बन जाएगी। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और गेट तक पहुंच गई। कुछ खूंखार दिखने वाले पहरेदारों ने उनका रास्ता रोक लिया और ओल्ड यादव से कहा, कैस्टेलन, काउंट सेलिन ने आदेश दिया है। गेट अभी बंद है। बिना पहचान पत्र के कोई भी प्रकाश नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या बात है, कल तो सब ठीक था, इसे यूं ही बंद क्यों कर दिया? क्या हुआ? मैंने सुना है प्रकाश सिटी में कुछ हुआ है। कई व्यापारी और आम नागरिक सवालों से घिरे हुए थे। गेट आमतौर पर खुला रहता था और जब चाहे अंदर जा सकता था। आज अचानक बंद कर दिया गया और शहर में प्रवेश के लिए पहचान पत्र जरूरी हो गया। वे तो बस सामान्य नागरिक थे। उनके पास पहचान पत्र कैसे हो सकते थे? पहचान पत्र तो एक पहचान पत्र होता था जो सिर्फ कुछ रईसों और बड़े व्यापारिक समूहों द्वारा ही दिया जा सकता था। बूढ़ा यादव भी गेट के सामने खड़ा था। उसने हाथ हिलाकर टीम को रुकने को कहा। फिर उसने जनरल प्रैट से कहा, रोहन को यहाँ लाओ। जल्द ही जनरल प्रैट रोहन को गेट पर ले आए। गेट के सामने कड़ी सुरक्षा देखकर रोहन ने भौहें चढ़ाईं और बूढ़े यशपाल यादव से धीरे से कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए। काउंट शर्मा ने मुझे कुछ पहचान पत्र दिए हैं। मुझे उनसे बात करने दीजिए। फिर वह गार्ड की ओर बढ़ा और अपनी जेब से एक पहचान पत्र निकाला। गार्ड ने बार बार पहचान पत्र देखा और अनिश्चितता से पूछा, रेवेंस कैसल का पहचान पत्र? तुम लोग रेवेंस कैसल से प्रकाश सिटी क्यों आते हो? काउंट शर्मा ने हमें प्रकाश नगर से परिचित कराया है। क्यों? क्या ये पहचान पत्र नकली है? रोहन कोई अनावश्यक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने भौहें सिकोड़ते हुए गार्ड से पूछा। पहरेदारों ने सुना कि वे काउंट शर्मा के रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने पहचान पत्र की दोबारा ध्यान से जांच की। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उन्होंने कार्ड रोहन को वापस दे दिया और धीरे से कहा, ये काउंट सेलिन का आदेश है। हमें इसका सख्ती से पालन करना होगा। ठीक है, आपके पहचान पत्र की जांच हो गई है। आप अंदर आ सकते हैं। गार्ड ने हाथ हिलाया और गेट धीरे से खुला। बूढ़ा यादव सबसे पहले आगे बढ़ा और विशाल दल को धीरे धीरे प्रकाश सिटी में दाखिल कराया। ओल्ड यादव के उत्साह के विपरीत रोहन थोड़ा चिंतित था। उसने कड़ी सुरक्षा वाले गेट की ओर देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, उम्मीद है काउंट सेलिन किसी बड़ी मुसीबत में नहीं होगा। अध्याय 73, प्रकाश नगर 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। प्रकाश नगर एक व्यस्त शहर था। वहां मौजूद सभी लोग अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे।
ओल्ड यादव के नेतृत्व वाली बड़ी टीम को देखकर उनमें से कई लोग उत्सुकता से समूहों में इकट्ठा हो गए और आपस में कुछ बुदबुदाने लगे। बूढ़े यशपाल यादव ने भौहें चढ़ाईं। 2000 लोगों को बसाना मुश्किल होगा। एक आम जगह में उन्हें जगह नहीं मिल सकती। पिताजी, मुझे लगता है कि हमें कुछ होटल ले लेने चाहिए और कुछ समय के लिए वहीं बस जाना चाहिए। मैं काउंट सेलिन के पास जाऊंगा। मुझे यकीन है कि उनकी मदद से हम प्रकाश नगर में आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं। रोहन के पास काउंट शर्मा का एक पत्र है। उसे इसे जल्द से जल्द काउंट सेलिन को सौंप देना चाहिए ताकि यादव परिवार और परमान परिवार को प्रकाश नगर में बसने में मदद मिल सके। बूढ़े यशपाल यादव ने सिर हिलाया क्योंकि अब उनके पास बस यही विकल्प था। इसलिए बूढ़े यशपाल यादव ने जनरल प्रैट को प्रकाश नगर में कुछ होटल बुक करने के लिए भेजा और अपने लोगों को बमुश्किल वहां बसाया। उसके बाद रोहन अकेले ही काउंट सेलिन के महल की ओर चल पड़ा। काउंट सेलिन का किला ढूंढना आसान था। कुछ मोड़ मोड़कर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने पर उसे एक सफेद नुकीला किला दिखाई दिया। किला एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और हरियाली से घिरा हुआ था। सफेद दीवारें किला के चारों ओर थीं और बाहरी घेरे पर लोहे की बाड़ लगी हुई थी, जिसकी रखवाली लगभग 10 लंबे पहरेदार कर रहे थे। अक्सर शूरवीरों की एक टोली महल के सामने निरीक्षण करती दिखाई देती थी। सब कुछ शांत लगता था, लेकिन एक घबराहट का सा माहौल उन्हें घेरे रहता था। ये शूरवीर ब्लैकवाटर सिटी के नगर रक्षा दल के ही थे। ये काउंट सेलिन की निजी सशस्त्र सेनाएं थीं। दरअसल पूरा प्रकाश नगर काउंट सेलिन की निजी जमीन थी। रेवेंस कैसल से प्रकाश नगर तक की अपनी यात्रा के दौरान रोहन को ब्लैकमून साम्राज्य की समग्र स्थिति का संक्षिप्त ज्ञान हुआ। हालांकि ब्लैकमून साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य प्रतीत होता था, लेकिन स्वभाव से यह प्रकाश साम्राज्य से बिल्कुल अलग था। ब्लैकमून साम्राज्य सभी नगर राज्यों से मिलकर बना था। प्रकाश नगर एक नगर राज्य था जिस पर काउंट कापरो सेलिन का शासन था। काउंट सेलिन की मृत्यु के बाद उनकी उपाधि कापरो परिवार के अन्य सदस्यों को विरासत में मिल जाती। इस मामले में राजा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। प्रत्येक नगर राज्य एक कुलीन की निजी भूमि और एक विशाल परिवार की नींव था। पूरा ब्लैकमून साम्राज्य इन हजारों नगर राज्यों, बड़े और छोटे, से मिलकर बना था। ब्लैकमून साम्राज्य का शाही परिवार राज्य का सबसे बड़ा कुलीन परिवार था। वे सबसे बड़े नगर राज्य पर शासन करते थे और इसीलिए उन्हें ब्लैकमून साम्राज्य का शासक कहा जाता था। ऐसी बिखरी हुई व्यवस्था बिना किसी गंभीर समस्या के 800 साल तक अस्तित्व में रही। इस तथ्य ने रोहन को बहुत उलझन में डाल दिया था। रोहन ने काउंट शर्मा का पत्र अपनी जेब से निकाला और काउंट सेलिन के महल की ओर चल पड़ा। वहां खड़े रहो। रोहन को देखते ही महल के रक्षक तुरंत सतर्क हो गए। रोहन ने नीरसता से कहा, मैं रेवेंस कैसल से आया हूं। मेरे पास काउंट सेलिन के लिए काउंट शर्मा का एक पत्र है। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा, फिर उनके चेहरे पर नरमी छा गई। फिर भी उन्होंने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पत्र मुझे दे दो और थोड़ी देर यहीं रुको। शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी मनःशक्ति ने तेजी से पकड़ लिया और महल से कई नजरें उस पर पड़ गईं जैसे ही वह पहुंचा। इससे पता चलता है कि महल में सुरक्षा और भी कड़ी हो गई थी। शायद अब महल में हर जगह छिपे हुए पहरेदार तैनात थे। इतनी कड़ी सुरक्षा से लग रहा था कि काउंट सेलिन ने खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। वरना एक सम्माननीय काउंट, प्रकाश नगर का सर्वोच्च शासक और एक नगर राज्य का सर्वोच्च मार्शल अपने ही महल में इतना सतर्क क्यों रहता। जब पहरेदार महल में दाखिल होने ही वाले थे तभी एक गाड़ी महल के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक प्यारी सी युवती उतरी। लड़की लंबी थी। उसके मध्यम लंबाई के सुनहरे बाल हल्के से पोनीटेल में बंधे थे। बड़ी चोटियां जो उसके कपड़ों से बाहर आने को तैयार थी। उसकी पूरा शरीर परिपूर्ण, जिसको देखकर एक बार अपने नीचे दबने को मन करें, जिससे वह प्यारी और ऊर्जावान लग रही थी। नीचे आते ही उस युवा लड़की ने रोहन को देखा और पूछा, क्या आप रेवेंस कैसल से आए हैं? रोहन ने सिर हिलाया और लड़की ने पूछा, चाची शारा कैसी हैं? शारा। रोहन ने भौहें चढ़ाईं। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। युवती को जैसे कुछ सूझा और उसने अपना माथा पीट लिया। वह निराश होकर बोली, आंटी शारा काउंट की पत्नी है। ओह, काउंट और काउंटेस शर्मा ठीक हैं। लड़की ने सिर हिलाया और फिर गार्ड से कहा, मुझे चिट्ठी दे दो। मैं वैसे भी अपने पिता को ढूंढ रही हूँ। बिल्कुल, यंग लेडी शैली। गार्ड ने रोहन का पत्र लड़की को दे दिया। जरा रुको, मैं ये पत्र पिताजी को दे दूंगा। बाद में मैं रेवेंस कैसल में आंटी शारा की स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूँ। फिर लड़की महल की ओर चली गई। क्या आपको शहर में कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला है? काउंट सेलिन गुस्से से जल रहा था। उसका चेहरा उदास था। सर काउंट, इन दिनों प्रकाश नगर में बहुत से लोग आ जा रहे हैं। हमने अभी तक सभी की जांच पूरी नहीं की है, इसलिए हमें अभी तक कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है। चांदी जैसा हल्का कवच पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सावधानी से जवाब दिया। काउंट सेलिन हाल ही में परेशान था, इसलिए उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। उसके कई मातहतों को बिना किसी वजह के डांटा गया था। बकवास। जादूगर हिल, जिसे मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कह रहा था, क्या तुम्हें वह मिल गया? हाँ, हमने विजार्ड हिल ढूंढ लिया है, लेकिन उसकी एक शर्त है। सर काउंट को उसे जिगेन फूल देना होगा, चांदी के कवच वाले आदमी ने सावधानी से कहा। काउंट सेलिन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, ठीक है।
वैसे भी जिगेन फूल का इस्तेमाल सिर्फ जादूगर ही जानते हैं। अगर जादूगर हिल महल में आने को तैयार हो तो हम उसे और जिगेन फूल दे सकते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद काउंट सेलिन ने हिचकिचाते हुए कहा, रेवेंस कैसल को भेजा गया पत्र पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। मुझे अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं मिला? अगर शर्मा मेरे पास कुछ जादूगर भेज दे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। पिताजी, ये तो बस एक घमंडी आदमी से निपटने की बात है। मैं ही इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। हमें जादूगरों की क्या जरूरत है? हॉल में एक और हट्टा कट्टा नौजवान मौजूद था। उसने भारी कवच पहना हुआ था और आत्मविश्वास से भरपूर एक भयंकर आभा बिखेर रहा था। काउंट सेलिन ने थोड़ा सिर हिलाया और इस हटे कट्टे नौजवान को देखकर बहुत संतुष्ट लग रहा था। उसने नीरस स्वर में कहा, कोक, इस बार हमारा प्रतिद्वंदी एक रहस्यमय मगर शक्तिशाली जादूगर है। हालांकि तुम 5वें स्तर के मौलिक तलवारबाज हो, फिर भी कोई नहीं जानता कि यह घमंडी आदमी कितना शक्तिशाली है। अगर हमारे साथ एक जादूगर हो तो ज्यादा सुरक्षित है। कुक असंतुष्ट सा बोलता रहा, पिताजी, आप बहुत ज्यादा सतर्क हो रहे हैं। मैंने एक बार एक आइसलैंडिक भेड़िए को मार डाला था। क्या मैं एक घमंडी आदमी से नहीं निपट सकता? अगर वह आदमी ना आए तो कोई बात नहीं। अगर आया तो मैं उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुक के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर काउंट सेलिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह पहले से ही संतुष्ट था कि उसे इतना अच्छा बेटा मिला है, लेकिन इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उसे हर तरह से तैयार रहना था। भाई, तुम भी यहाँ हो। अचानक चोटी वाली एक जीवंत लड़की हॉल में आई। अध्याय 74, गहरा संकट आए। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। वह युवती ऊर्जा और यौवन से भरपूर थी, जिससे लोग आसानी से उसके दीवाने हो जाते थे। हृष्ट पुष्ट और क्रूर दिखने वाले कुक से अलग, वह युवती प्यारी लग रही थी। दोनों साथ खड़े होने पर भाई बहन नहीं लग रहे थे। काउंट सेलिन, जो पहले गंभीर भाव से देख रहा था, लड़की को देखते ही तुरंत नर्म पड़ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शैली, प्रकाश नगर आजकल सुरक्षित नहीं है। तुम्हें महल में ज्यादा समय तक रहना चाहिए। मैं तुम्हारे भाई कुक को बुलाता हूं ताकि इस बार यह बाधा पार हो जाए। छोटी लड़की, शैली, ने जीभ बाहर निकाली। प्यारी सी हरकत करते हुए उसने प्यार से कहा, पापा, मुझे पता है। इसके बाद मैं महल में और भी ज्यादा समय तक रहूंगी। कुक ने शैली पर एक नजर डाली और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जब वह जाने ही वाली थी, शैली अचानक जोर से बोली, पिताजी, भाई, महल के बाहर एक आदमी है। उसने कहा है कि वह रेवेंस कैसल से है और उसके पास काउंट शर्मा का एक पत्र है। उसने मुझे उसे पिताजी तक पहुंचाने दिया। रेवेंस कैसल से? कुक, जल्दी से उस व्यक्ति को महल में ले जाओ। काउंट सेलिन ने खुशी का इजहार किया। वह हाथ मलते हुए मन ही मन बुदबुदाया, आखिरकार आ ही गया। जरूर शर्मा ने भेजा होगा। काउंट सेलिन ने अपने आदमी से रेवेंस कैसल में काउंट शर्मा को एक पत्र पहुंचाया, लेकिन कई दिन बीत चुके थे। उसे उम्मीद थी कि काउंट शर्मा उसकी मदद के लिए कुछ जादूगर भेज देगा। अंततः वह सहायता आ गई जिसकी उसने मांग की थी, अतः वह स्वाभाविक रूप से इसके लिए उत्साहित था। कुक ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी वह मुड़ा और चला गया। आप रेवेंस कैसल वाले व्यक्ति हैं? हृष्ट पुष्ट कुक ने सामने खड़े युवक को ठंडी निगाहों से देखा। यह आदमी तो बहुत छोटा था, कुक से भी छोटा। काउंट शर्मा ने वाकई ऐसा कोई भेजा है? ये सोचते ही कुक की नजरें और भी ज्यादा अरुचिकर हो गईं। उसका लहजा ठंडा हो गया। रोहन घबरा गया। उसने महसूस किया कि उस हृष्ट पुष्ट आदमी ने उसके चारों ओर एक भयंकर आभा फैला रखी थी। पास गए बिना ही रोहन को खतरे का आभास हो गया था। इस हटे कट्टे आदमी का आभामंडल ओल्ड यादव से भी ज्यादा था। रोहन मुश्किल से इस आदमी से दूर जाने की इच्छा को रोक पाया। उसने रोहन को बेहद खतरनाक एहसास दिलाया। वह बहुत ताकतवर है। वह जरूर कोई मध्यम स्तर का एलिमेंटल तलवारबाज होगा। चौथे या 5वें स्तर का एलिमेंटल तलवारबाज। रोहन के मन में विचार कौंधे। एक मध्यवर्ती एलिमेंटल तलवारबाज एक शुरुआती एलिमेंटल तलवारबाज से अलग होता है। ये कहा जा सकता है कि एक मध्यवर्ती एलिमेंटल तलवारबाज कुल मिलाकर एक शुरुआती से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि वह एक विशाल कृपालु आभा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा एक बार जब कोई व्यक्ति मध्यवर्ती एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन बन जाता है, तो सामान्य 0 स्तर के मंत्र उस पर ज्यादा असर नहीं करते। रोहन समझ सकता था कि उसके सामान्य फायरबॉल और फ्रॉस्ट इस बलिष्ठ व्यक्ति के लिए जरा भी खतरा नहीं बनेंगे। इसके अलावा इतनी नजदीक से अगर वह आदमी रोहन पर हमला कर दे तो यह उसके लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए रोहन ने इस बलवान आदमी के खिलाफ अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी। हाँ, मैं रेवेंस कैसल से हूँ। मेरा नाम रोहन यादव है। कुक ने रोहन की बात अनसुनी करते हुए नीरस स्वर में कहा, चलो, पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। रोहन को अचानक सब कुछ समझ आ गया। ये हट्टा कट्टा जानवर जैसा आदमी काउंट सेलिन का बेटा था। कुक के ठीक पीछे रोहन महल में दाखिल हुआ। उसकी मानसिक शक्ति उसके आसपास की स्थिति का निरीक्षण करती रही। महल में कई गुप्त स्थान थे और कुछ पहरेदार वहां छिपे हुए थे। कुक के पीछे पीछे चलते हुए भी उनकी निगाहें ढीली नहीं हुई, बल्कि वे रोहन को घूरते रहे। रोहन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और उसकी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह कुक के पीछे पीछे एक विशाल हॉल में चला गया।
हॉल में रोहन ने शैली नाम की एक जिंदादिल खूबसूरत लड़की को देखा। रोहन ने उसे स्वीकृति में सिर हिलाया, फिर हॉल में मौजूद एक अधेड़ उम्र के आदमी पर नजर डाली। अधेड़ उम्र का यह आदमी हाथ में एक चिट्ठी पकड़े हुए था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी उसे पढ़ा हो। उसने रोहन की तरफ उलझन भरी नजरों से देखा, जिसमें हल्की सी निराशा झलक रही थी। रोहन ने तुरंत इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पहचान जान ली, इसलिए उसने अपना एक हाथ उसकी छाती के सामने रखा और सम्मानपूर्वक कहा, सबसे सम्माननीय काउंट सेलिन, रेवेंस कैसल के काउंट शर्मा आपको अपना अभिवादन भेजते हैं। काउंट सेलिन ने हाथ हिलाकर कहा, जादूगर रोहन, मैंने काउंट शर्मा का पत्र पढ़ लिया है। आप रेवेंस कैसल में रहने वाले जादूगर नहीं हैं। काउंट शर्मा ने आपको प्रकाश नगर में बसने के लिए बुलाया था। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन प्रकाश नगर में इस समय कुछ मुश्किलें आ रही हैं। मुझे डर है। ये शब्द सुनकर शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, यहाँ आने से पहले काउंट शर्मा ने मुझे संक्षेप में इसके बारे में बताया था। अगर यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो मैं काउंट सेलिन की मदद करने को तैयार हूँ। काउंट सेलिन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इस आयोजन के बाद, मैं जादूगर के परिवार को बसाने का कोई उपाय सोचूंगा। मैं सर काउंट की दयालुता के लिए आभारी हूँ। पहले मैंने देखा था कि सर काउंट के महल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बाहर से कहीं ज्यादा कड़ी है। पहरेदार भी सतर्क हैं। सर काउंट को किस मुसीबत का सामना करना पड़ा है। हालांकि रोहन ने मदद का वादा किया था, फिर भी उसे यह सोचना पड़ा कि वह किस तरह की मुसीबत में फंस गया है। अगर समस्या इतनी बड़ी हो गई थी कि वह भी मदद करने में असमर्थ था, तो उसे प्रकाश नगर में रहने के फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। रोहन के शब्दों से हॉल में शांति छा गई। कुक ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, पिताजी, मुझे भी पूछने का मौका नहीं मिला। आपने मुझे इतनी जल्दी वापस बुला लिया और प्रकाश नगर के सेनापतियों को भी वापस बुला लिया। आखिर यह घमंडी आदमी कौन है जो पिताजी को इतना सतर्क रहने पर मजबूर कर रहा है। रोहन को यह जानकर थोड़ा अजीब लगा कि काउंट सेलिन के बेटे को भी इसका कारण नहीं पता था। काउंट सेलिन ने रोहन की ओर एक नजर डाली और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, चूंकि जादूगर रोहन ने पूछा है, तो स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। 5 साल पहले मैंने बैरन नेल्सन से निपटा था, जिसने अपने परिवार के साथ मिलकर प्रकाश नगर को धोखा दिया था। हालांकि किसी कारण से नेल्सन का बेटा कालू भाग गया है। अब कालू वापस आ गया है और उसने मुझे एक पत्र भेजा है। उसने कहा है कि वह 1 महीने के भीतर मुझे मेरे महल में अपने हाथों से मार डालेगा। अब कालू द्वारा बताई गई समय सीमा में केवल 5 दिन शेष हैं। रोहन को उस स्थिति से कोई आपत्ति नहीं थी जहां काउंट सेलिन ने जानबूझकर उसकी बात छिपाई थी। प्रकाश नगर के सर्वोच्च मार्शल होने के नाते वह अपने अधीनस्थ के विश्वासघात से निपटने के लिए नर्म दिल नहीं होता। ऐसा करने के लिए उसने कई अकल्पनीय तरीके अपनाए होंगे। हालांकि काउंट सेलिन और कालू के बीच पुराने झगड़े रोहन के ध्यान में नहीं आए। वह जानना चाहता था कि कालू कौन है। उसे काउंट को धमकी देने का इतना आत्मविश्वास कैसे था। रोहन ने अपनी नजरें काउंट सेलिन पर फिर से टिका दी। उसे यकीन था कि काउंट सेलिन ने अपने प्रभाव से कालू के बारे में सारी जानकारी पहले ही हासिल कर ली है। अध्याय 75, गहरा संकट। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। काउंट सेलिन ने एक लंबी सांस ली, मानो वह भावनाओं से अभिभूत हो गया हो। वह प्रकाश नगर का वास्तविक शासक था, इसलिए उसके कई दुश्मन बनना स्वाभाविक था। वह ओल्ड यादव जैसा ही था, जिसने अपने इलाके में कई लोगों को मार डाला था। हालांकि दुश्मन होना एक बात थी, लेकिन एक सख्त दुश्मन होना अलग बात थी। जाहिर है, 5 साल की छोटी सी अवधि के बाद कालू द्वारा काउंट सेलिन से बदला लेने की हिम्मत करना इस बात का संकेत था कि उसके पास भरोसा करने के लिए कोई ना कोई चीज जरूर होगी। मैंने इसकी पूरी जांच की है। कालू के भाग जाने के बाद उसे कुछ अनुभव हुआ और वह जादूगर बन गया। इसलिए वह खुद को ताकतवर और बहादुर समझता है। इसीलिए उसने मुझे धमकी देने के लिए पत्र भेजा। काउंट सेलिन असहाय लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस रईस ने उसे धोखा दिया था, उससे निपटना उसे अंततः इतनी मुसीबत में डाल देगा। जादूगर रोहन गंभीर हो गया। इससे समझ आ गया कि महल में इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों थी। काउंट सेलिन को धमकी देने वाला कोई जादूगर ही था, और ऐसा लग रहा था कि काउंट सेलिन बहुत घबराया हुआ था। इस जादूगर के मन में जरूर कोई ना कोई बात जरूर है। अब तक काउंट सेलिन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रतिद्वंद्वी कितना ताकतवर हो सकता है। उसे अभी भी कुछ दिनों बाद कालू के आने का इंतजार करना था ताकि वह निश्चित हो सके। पिताजी, चिंता मत करो। 5 साल में कालू कितना ताकतवर हो जाएगा। अगर उसने आने की हिम्मत की, तो मैं खुद उसे मार डालूंगा ताकि भविष्य में हमें कोई परेशानी न हो। कुक आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला। उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। वह 5वें स्तर का एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन था और उसने एक आइसलैंडिक भेड़िए को भी मार गिराया था। वह स्वाभाविक रूप से किसी भी खतरे से नहीं डरता था। कुक ने अपनी बात समाप्त करने के बाद रोहन की ओर देखा। हालांकि कालू ने कुक की निगाहें देख ली थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी काउंट सेलिन के शब्दों का विश्लेषण कर रहा था। ये वाकई एक बड़ी समस्या थी। 5 साल तक चुप रहने और परिवार की रंजिश सहने के बाद वह बदला लेने के लिए वापस नहीं लौटेगा, उसे सफलता की कोई गारंटी नहीं होगी। अगर रोहन इस मामले में शामिल होता, तो वह खुद को खतरे में डाल सकता था। हालांकि काउंट सेलिन के महल के बाहर अभी भी कई महारथी छिपे हुए थे।
रोहन ने ध्यान से भांप लिया कि वहां कम से कम 10 चौथे स्तर के मौलिक तलवारबाज मौजूद थे। अन्य मौलिक तलवारबाजों और बलवान रसोइये के अलावा यह एक बड़ी ताकत थी। उनके पास कालू के खिलाफ जीतने की कुछ संभावना जरूर थी। इस प्रकार कुछ देर सोचने के बाद रोहन ने महल में ही रहकर काउंट सेलिन की मदद करने का निश्चय किया। अगर वे इस संकट से उबर पाते तो यादव परिवार और परमान परिवार को प्रकाश नगर में बसने में काफी मदद मिलती। काउंट सेलिन, पहले मुझे माफी मांग लेने दो। अपने परिवार के साथ जरूरी इंतजाम करने के बाद मैं महल लौट जाऊंगा। काउंट सेलिन ने सिर हिलाया और फिर कुक से कहा, कुक, जादूगर रोहन को बाहर भेजो। युवा लड़की शैली ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, मुझे जादूगर रोहन को बाहर भेजने दीजिए। काउंट सेलिन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने रोहन को महल से बाहर खींच लिया। रोहन के जाने के बाद काउंट सेलिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, शर्मा ने अभी तक रेवेंस कैसल में जादूगरों को नहीं भेजा है। वे जादूगर आधिकारिक प्रथम स्तरीय जादूगर हैं और उससे भी उच्च स्तरीय जादूगर। अगर वे लोग मेरे साथ हैं तो मैं इस कालू से क्यों डरूंगा? कुक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पिताजी, कालू से निपटना अब भी हम पर निर्भर है। मुझे इसका इंतजाम करने दीजिए। जादूगर की भी कमजोरियां होती हैं। हम एक मजबूत क्रॉसबो से किसी भी नौसिखिए जादूगर को आसानी से मार सकते हैं। ठीक है, हमें अभी भी यह करना है। कुक, मैं इस मामले की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। महल के अंदर और बाहर सभी जरूरी इंतजाम कर लो। ध्यान रखना कि कोई भी कोना बेकाबू न रहे। जैसे ही कालू दिखाई दे उसे किसी भी कीमत पर तुरंत मार डालो। हे, निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं कालू को एक बार फिर निराशा का स्वाद चखा दूंगा। कुक की आंखों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। जब रोहन होटल में वापस लौटा तो उसने पाया कि जनरल प्रैट और कुछ शूरवीरों के अलावा वहां कोई नहीं था जो उसका इंतजार कर रहे थे। अंकल प्रैट, सब लोग कहाँ चले गए? रोहन को ठीक से याद आया कि ओल्ड यादव ने ये कुछ होटल बुक किए थे। प्रैट ने शांति से उत्तर दिया, यंग मास्टर रोहन, सर बैरन ने मुझे यहाँ आपका इंतजार करने के लिए कहा था। आपके जाने के तुरंत बाद सर बैरन को शहर में एक वीरान किला मिला। लोगों को इसके बारे में पता करने के लिए भेजने पर उन्हें पता चला कि यह प्रकाश नगर के एक बैरन का था। बाद में बैरन की मृत्यु हो गई और उसका परिवार भी गिर गया। तब से वह किला खाली पड़ा है और बिकने के लिए तैयार है। सर बैरन ने सोचा कि अगर परिवार को प्रकाश नगर में पूरी तरह से बसना है तो हमें रहने के लिए एक जगह की जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके वह किला खरीद लिया। ओह, इतनी जल्दी? मुझे वहां ले आओ। रोहन ने काउंट सेलिन को कालू को खत्म करने में मदद करने की योजना बनाई थी और उसके सामने कुछ शर्तें रखी थीं। वह चाहता था कि काउंट सेलिन प्रकाश नगर में यादव परिवार और परमान परिवार के लिए एक जगह का नक्शा बनाए। हालांकि यदि ओल्ड यादव ने स्वयं ये स्थान ढूंढ लिया होता तो यह और भी बेहतर होता। शीघ्र ही जनरल प्रैट का अनुसरण करते हुए रोहन उस महल पर पहुंच गया जिसे ओल्ड यादव ने खोजा था। ये किला सचमुच ऐसा लग रहा था मानो कुछ समय से वीरान पड़ा हो। किले के बाहर की दीवारें पूरी तरह से ढह चुकी थीं। किले के अंदर मुरझाई हुई घास जमीन को ढंक रही थी। हालांकि बटलर ने लोगों को महल के चारों ओर घास और बर्फ साफ करने के लिए बुलाया था। ये किला बहुत बड़ा था, यादव कैसल से भी बड़ा। 2000 लोगों के लिए इसमें ज्यादा भीड़ नहीं थी। और लोगों की मौजूदगी से यह ठंडा, सुनसान किला और भी जीवंत लग रहा था। रोहन महल के हॉल में आया और उसने देखा कि ओल्ड यादव और बैरन परमान नौकरों को आदेश दे रहे हैं। वे पूरे महल में व्यस्त थे और गाड़ी से ढेर सारी चीजें महल में ला रहे थे। मैसी, बड़ी छाती वाली मैडम और रिया जैसी महिलाएं भी मुस्कुरा रही थीं। ब्लैकवाटर सिटी से आते हुए वे डर और चिंता से भरी हुई थीं, लेकिन अब वे प्रकाश सिटी में बस सकती थीं। उनका खुश होना स्वाभाविक था। यहां तक कि ओल्ड यशपाल यादव और बैरन परमान भी नौकरों को निर्देश दे रहे थे। अब वे ज्यादा निश्चिंत महसूस कर रहे थे। रोहन, इस महल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अपने पीछे खड़े मलिन को देखकर बूढ़े यशपाल यादव ने उत्सुकता से पूछा। रोहन ने उस जगह का जायजा लिया। हालांकि हॉल धूल से ढका हुआ था, लेकिन सजावट से लग रहा था कि इस महल का पिछला मालिक भी कोई रईस था। सजावट में एक शानदार शैली थी। इसके अलावा महल का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और उसमें कई कमरे थे। सिर्फ यादव परिवार ही नहीं, बल्कि सभी लोग, यहां तक कि परमान परिवार भी इसमें समा सकता था। विदेश में ऐसा महल खरीद पाना सचमुच सौभाग्य की बात थी। रोहन ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है। थोड़े समय और थोड़ी सजावट के साथ हम सब यहाँ बस सकते हैं। ओल्ड यादव और बैरन परमान इस महल से बहुत संतुष्ट थे। इसकी कीमत निश्चित रूप से 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। जब तक समय हो गया, ओल्ड यादव और बैरन परमान ने रोहन को ऊपर वाले कमरे में बुलाया, जिसकी अभी अभी सफाई हुई थी। ओल्ड यशपाल यादव ने गंभीर स्वर में पूछा, रोहन, काउंट सेलिन से मिलने के बाद क्या तुमने उससे सुना कि वह किस मुसीबत में है? क्या कोई खतरा है? ओल्ड यशपाल यादव और बैरन परमान काउंट सेलिन के साथ रोहन की मुलाकात के नतीजे को लेकर चिंतित थे। अगर खतरा इतना बड़ा था कि रोहन काउंट सेलिन की मदद नहीं कर पाए, तो जाहिर है कि प्रकाश नगर में बसने की उनकी योजना पर असर पड़ेगा। अध्याय 76, विजार्ड हिल। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। रोहन ने सोचा और सोचा कि इस मामले पर बात न करना ही बेहतर होगा।
बूढ़ा यादव और बाकी लोग अभी भी घर बसाने की खुशी में डूबे हुए थे। उन्हें इस मामले की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई समस्या न हो तो अच्छा है। बूढ़ा यादव स्पष्टतः निश्चिंत हो गया। हालांकि अगले कुछ दिनों में मैं संभवतः काउंट सेलिन की परेशानी से निपटने के लिए उनके महल में ही रहूंगा। ओल्ड यादव को समझाने के बाद रोहन उस कमरे में वापस आ गया जिसे पहले साफ किया गया था। डॉट 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 सुबह सुबह रोहन की नींद खुली और उसका शरीर हमेशा की तरह पसीने से लथपथ था। मूर्ति की मुद्रा का अभ्यास जारी रखने के बाद रोहन को लगा कि उसकी शारीरिक विशेषताओं में थोड़ा सुधार हो रहा है। हालांकि यह कोई स्पष्ट बदलाव नहीं था, लेकिन इसमें सुधार जरूर हो रहा था। इस गति के अनुसार शायद कुछ ही महीनों में उसकी शारीरिक विशेषताएं दूसरे स्तर के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन के बराबर हो जाएंगी। कपड़े बदलने के बाद रोहन ने देखा कि बूढ़ा यादव अभी भी आराम कर रहा था। निश्चित रूप से इतनी कठिन यात्रा ने बूढ़े यशपाल यादव को थका दिया होगा। अब जब वे आराम से बैठ गए थे तो वह सचमुच आराम कर सकता था। इसलिए रोहन ने बूढ़े यशपाल यादव को परेशान नहीं किया और केवल जनरल प्रेट से बात की। फिर वह अकेले ही काउंट सेलिन के महल की ओर चल पड़ा। महल के बाहर पहरेदारों को ऊपर से आदेश मिले थे, इसलिए उन्होंने रोहन को देखते ही लोहे की बाड़ को सम्मानपूर्वक खींचकर खोल दिया। महल में कल वाली निगरानी निगाहें अभी भी थीं, लेकिन कल की तुलना में बहुत कम। अंधेरे में छिपे पहरेदारों ने रोहन की पहचान जाहिर तौर पर पहचान ली थी। हॉल में कुक नजर नहीं आ रहा था, न ही वह छोटी लड़की शैली। काउंट सेलिन ठीक चिमनी के सामने बैठा था और काउंट सेलिन के सामने एक काला चोगा पहने बूढ़ा बैठा था। रोहन ने आदतन अपनी मानसिक शक्ति से पूरे हॉल का जायजा लिया, खासकर काउंट सेलिन और काले वस्त्र पहने उस बूढ़े पर अपनी नजरें गड़ाए हुए। मानसिक शक्ति से वह उस बूढ़े के चेहरे पर पतली झुर्रियां साफ देख सकता था जो किसी पुराने पेड़ की खाल जैसी लग रही थी। हालांकि वह ऊर्जावान लग रहा था, उसका चेहरा उसकी उम्र नहीं छिपा पा रहा था। क्या किसी ने आपको नहीं बताया कि माइंड पावर से लोगों की जांच करना असभ्यता है? अचानक एक कर्कश ध्वनि गूंजी। रोहन उछल पड़ा। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी पलटा। उसके कानों में बड़े बड़े काले लोहे के छल्ले लटक रहे थे और उसके दुबले पतले हाथ हल्के सफेद थे, लेकिन कुछ उंगलियां पूरी तरह जली हुई लग रही थीं। पहले जो बूढ़ा आदमी बोल रहा था वह भी एक जादूगर था, वरना रोहन की दिमागी शक्ति का पता नहीं चलता। जादूगर रोहन, मैं तुम्हें तुम्हारा परिचय करा दूं। ये जादूगर पहाड़ी है। रोहन को आते देख काउंट सेलिन खड़ा हुआ और काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति से रोहन का परिचय कराया। 10 साल से भी ज्यादा समय पहले विजार्ड हिल ने प्रकाश के साम्राज्य के खिलाफ उस क्रूर स्लॉटर हाउस युद्ध में हिस्सा लिया था। कसाई खाना। रोहन ने भौहें चढ़ाईं। स्लॉटर हाउस युद्ध इसलिए बहुत बदनाम था, इसलिए नहीं कि इसमें शामिल देशों पर इसका कोई गंभीर प्रभाव पड़ा, बल्कि इसलिए कि यह युद्ध बहुत क्रूर था, यहां तक कि दोनों पक्षों की अपेक्षाओं से भी बढ़कर। उस समय चाहे प्रकाश का साम्राज्य हो या ब्लैक मून का साम्राज्य, दोनों ने स्लॉटर हाउस युद्ध में लाखों सैनिक भेजे थे। कोई नहीं जानता था कि चर्च के कितने जादूगर और ब्लैक मून साम्राज्य के कितने जादूगर उस युद्ध में मारे गए थे। एक शक्तिशाली शक्ति जो अकेले ही एक सैन्य किले को नष्ट कर सकती थी, वह शायद ही कभी किसी युद्ध में अपनी जान गंवाए। केवल इसी तथ्य से यह पता चलता था कि वह युद्ध कितना भयानक था। जो लोग स्लॉटर हाउस से बच पाए, भले ही वे सामान्य शूरवीर ही क्यों न हो, वे ओल्ड यादव जैसे कुलीन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ थे। स्लॉटर हाउस से लौटने के बाद ओल्ड यादव को सीधे एक कुलीन की उपाधि दी गई। इसके अलावा उनके द्वारा प्रशिक्षित भारी कवचधारी शूरवीर निस्संदेह शक्तिशाली थे। बूढ़ा यादव उस समय एक साधारण योद्धा ही था। काले वस्त्र पहने उस बूढ़े ने उस युद्ध में एक जादूगर के रूप में भाग लिया था। उस युद्ध में जीवित बचे रहने के लिए उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। इसलिए भले ही रोहन को काले वस्त्रधारी बूढ़े की कोई भयावह उपस्थिति का आभास न हुआ हो, फिर भी वह सतर्क हो गया। उसने उस बूढ़े को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की। हे, स्लॉटर हाउस का क्या? अब क्या मैं बस एक बूढ़ा आदमी नहीं हूं जो अपने अंत के करीब है? काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के शब्दों में एकाकीपन भरा था। उसके बारे में ऐसी कई कहानियां होंगी जो दूसरों को पता नहीं होंगी। थोड़ी देर में हृष्ट पुष्ट कुक हॉल में आया। कुक ने रोहन पर एक नजर डाली और फिर बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। अगर रोहन ने आने की हिम्मत की तो मैं उसे भागने नहीं दूंगा। कुक का चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। चौथे स्तर के 15 एलिमेंटल तलवारबाज, तीसरे स्तर के 68 एलिमेंटल तलवारबाज और सैकड़ों दूसरे स्तर के एलिमेंटल तलवारबाज, खास तौर पर बनाए गए क्रॉसबो तीरों के साथ। टीएस्क, सर, आपने इसमें जरूर बहुत मेहनत की है। काले वस्त्र पहने बूढ़े जादूगर हिल ने अचानक ये बात कही। सबके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, खासकर कुक के। उसने जादूगर हिल से अपनी नजरें नहीं हटाई थीं, जिससे एक विशाल आभा फैल रही थी। यदि काउंट सेलिन यहाँ नहीं होते तो कुक अब तक उस बूढ़े आदमी पर हमला कर चुका होता। रोहन भी सदमे में था। वह काउंट सेलिन की महान शक्ति से प्रभावित था, साथ ही उसने अपने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति पर भी ध्यान दिया। जब रोहन की मन की शक्ति ने बूढ़े आदमी को स्कैन किया तो उसने बस यही सोचा कि बूढ़ा आदमी कोई प्रवेश स्तर का जादूगर हो सकता है। उसे बूढ़े आदमी की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। आखिरकार उसने बूढ़े आदमी को युद्ध में लड़ते नहीं देखा था।
हालांकि बूढ़े आदमी की मानसिक शक्ति इतनी भयानक हो चुकी थी कि वह पूरे महल को कवर कर सकता था और यहाँ तक कि कुक का सटीक स्थान भी बता सकता था। इतनी प्रबल मानसिक शक्ति किसी भी सामान्य प्रथम स्तरीय जादूगर से भी आगे निकल गई थी। ऐसी मानसिक शक्ति के साथ वह पूरी तरह से प्रथम स्तरीय जादूगर बन सकता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह बूढ़ा आदमी जादूगर नहीं बन पाया था। काउंट सेलिन को थोड़ा अजीब लगा। बूढ़े की बातों से अब ये कथित गुप्त व्यवस्थाएं सबके सामने आ गईं, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बूढ़े से धीरे से पूछा, जादूगर हिल, क्या इस व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है? काले वस्त्र पहने बूढ़े ने कुक की ओर भावशून्य दृष्टि से देखा। मानो कुक के प्रचंड आभामंडल का उस पर कोई असर न हुआ हो। उसने धीमे स्वर में अपने ठंडे लहजे में कहा, इस व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन कालू से निपटना, मुझे डर है, इतना आसान नहीं है। ओह, जादूगर हिल को कालू की क्षमता के बारे में पता है। काउंट सेलिन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा। अभी तक उसे सिर्फ इतना पता चला था कि कालू एक जादूगर है। कालू की बाकी जानकारी उसे बिल्कुल भी साफ नहीं थी। न केवल काउंट सेलिन, बल्कि रोहन भी कालू के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहता था, क्योंकि दुश्मन के बारे में स्पष्ट रहना उसके लिए बहुत नुकसानदेह था। अध्याय 77, विजार्ड हिल 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। कालू की स्थिति, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। काले वस्त्र पहने बूढ़े की आवाज भारी थी और उसकी हंसी खोखली थी। उसकी आवाज कानों को चुभ रही थी। कालू एबिस किले का है। बूढ़े ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा। उसकी पैनी निगाहें काउंट सेलिन के चेहरे पर पड़ीं और उसे एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। एबिस फोर्ट। काउंट सेलिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। हालांकि उसने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की थी, मलिन ने इसे तेजी से भांप लिया। वह रसातल किले से कैसे संबंधित हो सकता है? काउंट सेलिन की भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उनका चेहरा हल्का लाल हो गया था। रोहन ने हृष्ट पुष्ट कुक की ओर देखा, जो भी उलझन में लग रहा था। उसे साफ तौर पर पता नहीं था कि बूढ़ा आदमी जिस एबिस किले की बात कर रहा था, वह क्या था। विजार्ड हिल, क्या तुम हमें एबिस फोर्ट के बारे में विस्तार से बता सकते हो? रोहन ने अचानक पूछा। काउंट सेलिन की प्रतिक्रिया से उसे थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि एबिस फोर्ट में जरूर कोई बात है, वरना आमतौर पर शांत रहने वाले काउंट सेलिन इतने परेशान न होते। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने रोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर, जो किसी पुराने पेड़ की खाल जैसा लग रहा था, एक चंचल मुस्कान थी और वह कर्कश स्वर में बोला, एबिस किला एक शक्तिशाली जादूगर संगठन है। मुझे लगता है सर काउंट ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। कुछ देर रुकने के बाद बूढ़े ने रोहन पर अपनी नजरें जमाईं और आगे कहा, जादूगर रोहन, लगता है तुम भी मेरे जैसे ही बूढ़े हो। हम दोनों आजाद जादूगर हैं। हे, ओ आजाद जादूगर, आजाद और बेफिक्र, सुनने में तो आजादी लगती है, पर है ना, हम तो बस घूमते फिरते जादूगरों का एक झुंड हैं। ब्लैक मून साम्राज्य में घूमते फिरते जादूगरों के अलावा कुछ मजबूत जादूगर संगठन भी हैं। ये संगठन मजबूत जादूगरों को मंत्र, कुछ ज्ञान और मंत्र मॉडल, औषधि वर्ग, कीमिया वर्ग वगैरह का अनुभव प्रदान करते हैं। संक्षेप में, किसी जादूगर संगठन में शामिल होने से एक मजबूत जादूगर बनने का मौका मिलता है। ये हम घूमते फिरते जादूगरों से बिल्कुल अलग है। रोहन ने ध्यान से सुना। वह बूढ़े अत की मंत्र पुस्तिका के अनुसार एक जादूगर बन गया था। ब्लैक मून साम्राज्य में जादूगरों की स्थिति के बारे में उसे कुछ स्पष्ट नहीं था। अब जब उसने बूढ़े आदमी से स्पेल कास्टर संगठन के बारे में सुना, तो रोहन ने धीरे धीरे ब्लैक मून साम्राज्य में स्पेल कास्टर के समग्र संगठन को समझना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा फैले हुए, या संख्या में सबसे ज्यादा, ये स्वतंत्र जादूगर थे। वे किसी भी शक्ति से बंधे नहीं थे और स्वतंत्र थे। हालांकि दूसरी ओर वे ज्यादातर प्रवेश स्तर के जादूगर थे और ताकत में कमजोर थे क्योंकि उनके पास कोई नया जादू मॉडल नहीं था। मजबूत जादूगर के शिक्षण ज्ञान और जादू मॉडल के अनुभव के बिना कई स्वतंत्र जादूगर आगे नहीं बढ़ सकते थे। वे हमेशा के लिए प्रवेश स्तर के जादूगर ही रह सकते थे। इसलिए मुक्त जादूगरों को घुमंतु जादूगर भी कहा जाता था। वे जादूगरों में सबसे दयनीय समूह थे। दूसरा था जादूगर संगठन। इन जादूगर संगठनों में सभी प्रकार के शक्तिशाली जादूगर एकत्रित थे और उनका प्रभाव सबसे ज्यादा था। उनके पास प्रचुर संसाधन थे और वे जादूगरों को शिक्षा प्रदान कर सकते थे। इस प्रकार मूलतः जादूगर संगठनों के पास सबसे बड़ी शक्ति थी। कुछ बड़े जादूगर संगठनों की शक्ति तो पूरे राज्य से भी ज्यादा थी। तीसरे थे सेना में जादूगर। ये जादूगर ज्यादातर घुमंतु जादूगर थे। कुछ जादू के मॉडल, औषधियां या जादू के औजार पाने के लिए उनके पास सेना में भर्ती होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सेना में कुछ समय तक सेवा करने के बाद उन्हें हर तरह के इनाम मिल सकते थे। रेवंस कैसल में कुछ जादूगर रह रहे थे। दरअसल वे घूमते हुए जादूगर थे जो सेना में भर्ती हो गए थे। इस मामले में मेरिलू रसातल किले से संबंधित है। रोहन की भौहें तंग गईं। उसने सिर उठाया और काउंट सेलिन की तरफ देखा तो पाया कि वह पीला पड़ गया था। उसकी तेज निगाहें उसके दिल की बेचैनी जाहिर कर रही थीं। काले वस्त्र पहने बूढ़े ने सिर हिलाया। अपनी कर्कश आवाज में उसने आगे कहा, ये सही है। कालू सचमुच एबिस फोर्ट का है। हे, वह भाग्यशाली है। किसी स्पेल कास्टर संगठन में शामिल होना आसान नहीं है, भले ही एबिस फोर्ट एक अपेक्षाकृत छोटा स्पेल कास्टर संगठन ही क्यों न हो।
अगर उसके पास एबिस फोर्ट से कोई पत्र नहीं है या एबिस फोर्ट के मुख्य सदस्य उसकी कद्र नहीं करते तो उसके एबिस फोर्ट में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपनी बातों में कालू के प्रति अपनी ईर्ष्या नहीं छिपाई। हो सकता है कि बूढ़ा आदमी अब तक किसी जादूगर संगठन में शामिल होना चाहता था लेकिन असफल रहा। बस इतना ही। विजार्ड हिल, अगर हम मेरिलूक को मार देते हैं तो क्या एबिस फोर्ट हम पर हमला करने में उसका साथ देगा? काउंट सेलिन, जो अब तक चुप था, ने आखिरकार पूछा। ये सबसे अहम सवाल था। क्या एबिस फोर्ट उन पर हमला करेगा? ये काउंट सेलिन के कालू के प्रति उसके बाद के रवैये से जुड़ा था। ये बेहद अहम था। काले वस्त्रधारी वृद्ध ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, कालू तो एक साधारण सामंत का बेटा है। एबिस किले में शामिल होने के लिए उसके पास किस तरह का पत्र है? इसलिए एबिस किले के मुख्य सदस्यों द्वारा उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तभी वह उनके साथ शामिल हो सकता है। अगर हम जानबूझकर कालू को मार देते हैं तो हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि हम एबिस किले के मुख्य सदस्यों को नाराज नहीं करेंगे। अचानक रोहन ने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर कालू का समर्थन करने वाला शक्तिशाली जादूगर सचमुच उन पर हमला कर दे तो क्या जादूगर हिल काउंट सेलिन का निमंत्रण स्वीकार करेगा? इसलिए काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को निश्चित रूप से कुछ छिपे हुए तथ्य पता थे। रोहन की मुस्कान देखकर बूढ़े व्यक्ति को भी पता चल गया कि रोहन ने भांप लिया है। उसने अब कोई झिझक नहीं दिखाई और सीधे कहा, हालांकि रसातल का किला डरावना है सर काउंट, रसातल का किला वाकई प्रकाश नगर से बहुत दूर है। ये जगह रसातल के प्रभाव में नहीं है, बल्कि ये तो अंधकार में जादू क्षेत्र के प्रभाव में है। अगर रसातल किले का कोई शक्तिशाली जादूगर प्रकाश नगर पर हमला करने की हिम्मत करता है तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। इससे डार्क मैजिक क्षेत्र और रसातल किले के बीच युद्ध छिड़ सकता है। जादूगर संगठनों के बीच युद्ध हो, इसका नतीजा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सर काउंट, भले ही कालू को मारने से एबिस किले के कुछ ताकतवर जादूगरों का गुस्सा भड़क जाए, आपको प्रकाश नगर में जादूगरों के आने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने जादूगर संगठनों के बीच युद्ध का उल्लेख किया तो काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भय की झलक उभर आई। ओह, बूढ़े का विश्लेषण सुनकर काउंट सेलिन ने राहत की सांस ली। उसका चेहरा धीरे धीरे फिर से लाल हो गया और वह मुस्कुराया। ये सही है। भले ही रसातल का किला शक्तिशाली हो, प्रकाश नगरी अंधकार में जादू क्षेत्र के प्रभाव में है। भले ही अंधकार में जादू क्षेत्र इन छोटी छोटी बातों का बुरा न माने, लेकिन अगर रसातल के किले से शक्तिशाली जादूगर यहाँ आ जाएं, तो बात ही कुछ और होगी। ये सोचते ही काउंट सेलिन के शरीर से एक घातक आभा धीरे धीरे रिसने लगी। अध्याय 78, आगम। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। बहुत थक गया हूँ। जवान लड़की शैली एक बड़ी तलवार लहरा रही थी जो उसके शरीर से मेल नहीं खा रही थी। वह हर बार पूरी ताकत से तलवार लहराती थी, जिससे इतनी ठंड के दिन में भी शैली की गोरी त्वचा पर पसीने की बूंदें उभर आती थीं। थककर शैली ने अपनी तलवार नीचे रख दी और नौकरानी से गर्म तौलिया ले लिया। उसने हल्के से अपना पसीना पोंछा और रोहन के पास चली गई। इतने लंबे समय के बाद तुम बिल्कुल भी नहीं हिले। क्या सभी जादूगर ऐसे ही होते हैं? शैली ने आंखें खोली और रोहन को उत्सुकता से घूरने लगी। जब से उसने तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया था, कम से कम 3-4 घंटे बीत चुके थे। रोहन कुर्सी पर बैठा था, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वह बिल्कुल भी नहीं हिला था। उसने शैली को उसके बारे में बहुत उत्सुक कर दिया था। रोहन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं। दरअसल वह पहले ध्यान कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपने आसपास का एहसास हो रहा था। वह पहले ही कुछ दिनों के लिए काउंट सेलिन के महल में रुक चुका था। आज वही बदला लेने का दिन था जिसका जिक्र कालू ने अपने पत्र में किया था। यही वह दिन भी था जब काउंट सेलिन ने नेल्सन परिवार के सभी सदस्यों को खत्म करने का आदेश दिया था। रोहन ने स्वाभाविक रूप से अपनी सतर्कता बढ़ा दी थी, इसलिए ध्यान की अवस्था में भी वह अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दे रहा था। कोई भी निश्चित नहीं था कि मलिन ने अपना बदला लेने की क्या योजना बनाई थी। युवती शैली, मेरी भी एक बहन है जो लगभग आपकी उम्र की है। रोहन ने शैली के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि मैसी का जिक्र किया। ओह, तुम्हारी बहन बचपन से ही प्रकाश के राज्य में पली बड़ी है। क्या वह भी मेरी तरह तलवारबाजी का अभ्यास करती है? जैसी कि उम्मीद थी, शैली को इसमें दिलचस्पी हुई और उसने तुरंत इसके बारे में पूछा। इन कुछ दिनों में शैली को रोहन पसंद आ गया था और वह हमेशा चाहती थी कि वह प्रकाश के साम्राज्य की दिलचस्प कहानियों के बारे में बात करे। शैली जैसी युवा लड़की को विदेशी देश की दिलचस्प कहानियां हमेशा से ही आकर्षित करती थीं। रोहन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये सही है, मैसी भी तुम्हारी तरह ही है। वह बचपन से ही तलवारबाजी का अभ्यास करती रही है। उस समय उसने चर्च के एक एलिमेंटल तलवारबाज से सीखा था। रोहन को मैसी के कामों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि मैसी के बारे में कोई भी दिलचस्प बात शैली को उत्साहित कर सकती थी, खासकर जब वह बताता कि मैसी ने एक बार रोहित को बहुत बुरी तरह डांटा था। ये सुनकर शैली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जादूगर रोहन, क्या मैसी प्रकाश नगर में है? वो जरूर कमाल की होगी। उसने तुम्हारे दोस्त को मारने की हिम्मत की। मैं अपने भाई के दोस्त को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। शैली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मैसी के साहसिक कदमों से प्रभावित दिखी।
रोहन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मेसी अभी भी एक मौलिक तलवारबाज नहीं है। शायद यह उसकी योग्यता थी या उसकी मानसिकता में कुछ गड़बड़ थी। मेसी अब तक पूरी तरह से एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन नहीं बनी थी। दूसरी ओर शैली, भले ही भोली और जवान थी, पहले से ही एक प्रथम स्तरीय एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन थी। चूंकि उसने किसी क्रूर युद्ध का अनुभव नहीं किया था, इसलिए शैली की तलवार चलाने की तकनीक अभी भी भोली प्रतीत हुई। तत्व आधारित तलवारबाज नहीं, है ना? शायद यह उसकी साधना पद्धति है। मेरा भाई सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह 5वें स्तर का तलवारबाज बन चुका है। उसने पहले भी अकेले ही एक शक्तिशाली आइसलैंडिक भेड़िए को मार गिराया था। मैं अपने भाई के साथ अभ्यास करता हूँ, इसीलिए मैं इतनी जल्दी प्रथम स्तर का तत्व आधारित तलवारबाज बन गया हूँ। जब शैली ने कुक का जिक्र किया, तो वह गर्व से फूली नहीं समा रही थी। जाहिर था कि वह कुक को बहुत मानती थी। जनरल कुक, वह सचमुच बहुत ताकतवर हैं। रोहन ने भी सिर हिलाया। प्रकाश के राज्य से ब्लैक मून के राज्य तक की अपनी यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात कई शक्तिशाली एलिमेंटल तलवारबाजों से हुई थी। हालांकि कुक उन सब में सबसे शक्तिशाली था। 5वें स्तर का एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन वाकई बहुत ताकतवर था। कुक द्वारा अनजाने में दिया गया आभामंडल मलिन को हमेशा से ही खतरनाक एहसास देता था। भले ही कुक कोई जादूगर न हो, रोहन उसे कम नहीं आंकेगा। जादूगर रोहन, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही ताकतवर जादूगर हो। हालांकि मैंने खुद भी एक जादूगर देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम लोग कितने ताकतवर हो। क्या तुम मेरे भाई जितने ताकतवर हो? शैली ने सिर झुकाकर हंसते हुए पूछा। रोहन कुछ अवाक रह गया और कुछ जवाब नहीं दिया। शैली बोलती रही, जरूर, भाई ज्यादा ताकतवर है। तुमने उसे लड़ते नहीं देखा। वो बहुत ताकतवर है। ये रोहन महल में पिताजी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भाई उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए मुझे डर नहीं है। शैली को कुक पर पूरा भरोसा था और वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं दिख रही थी। जब शैली ने देखा कि रोहन चुप हो गया है, तो उसे लगा कि अब उसे मजा नहीं आ रहा और वह फिर से तलवारबाजी का अभ्यास करने लगी। रोहन ने हॉल के दूसरी तरफ देखा। काले वस्त्र पहने रहस्यमय बूढ़ा आदमी हिल नहीं रहा था। बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह जमीन पर पालथी मारे बैठा था। मेरिन को अब भी लगता था कि बूढ़ा आदमी रहस्यों से भरा हुआ है। उसकी मानसिक शक्ति एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी, यहां तक कि किसी प्रथम या द्वितीय स्तर के जादूगर के बराबर भी। हालांकि इतनी मजबूत मानसिक शक्ति होने के बावजूद काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मानसिक शक्ति को स्थिर आधार पर बनाए रखा, जो लगभग मलिन की मानसिक शक्ति के समान ही थी। इसलिए यह बात रोहन को अजीब लगी। रोहन खड़ा हुआ और बूढ़े आदमी के पास गया। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने महसूस किया कि रोहन उसकी ओर आ रहा है और उसने अपनी आंखें खोल दी। जादूगर हिल, आपको क्या लगता है कि काउंट सेलिन कालू से निपटने में कितना सक्षम है? रोहन ने शांति से पूछा। काले वस्त्र पहने बूढ़े ने महल के बाहर एक नजर डाली, उसकी नजरें दूर थीं। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, काउंट सेलिन ने जनरल कुक को पूरी व्यवस्था करने दी है। 10 से ज्यादा चौथे दर्जे के एलिमेंटल तलवारबाज और मजबूत क्रॉसबो तीर। हे, कितनी अच्छी तैयारी है। जादूगर मलिन को किस बात की चिंता है? अच्छी तरह से तैयार, कालू ने घुरघुराहट के साथ कहा। सिर्फ एक जादूगर ही दूसरे जादूगर को सही मायने में समझ सकता है। कालू को इस स्थिति के बारे में कैसे पता नहीं चला? कालू एबिसफोर्ड का है। अगर वह कुछ मजबूत जादू के औजार लेकर आए, विजार्ड हिल, तो मुझे यकीन है कि आप भी समझ गए होंगे कि जादू के औजार वाला जादूगर कितना ताकतवर होता है। उस समय जनरल कुक की ये व्यवस्थाएं क्या असर कर सकती हैं? रोहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसे उस समय जादूगर जेसन की याद आई। सिर्फ एक जादू के जादू से उसने रोहन को अपना सब कुछ देने पर मजबूर कर दिया। रोहन को जादूगर जेसन को हराने के लिए बेल पेंडेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ा। यदि कालू के पास मजबूत ढलाई उपकरण होते, तो महल में कुक की व्यवस्था शायद केवल एक सजावट बन जाती। काले वस्त्र पहने बूढ़े ने रोहन को प्रभावित होकर देखा। उसने सिर हिलाया और अपने सूखे हाथ आगे बढ़ा दिए। उसने रोहन की ओर इशारा किया, फिर शांत स्वर में कहा, इसीलिए काउंट ने हमें बुलाया है। एक जादूगर से निपटने के लिए एक जादूगर की जरूरत होती है जो ये काम कर सके। बूढ़े आदमी की दूर की निगाहों में क्रूरता की झलक दिखाई दी। रोहन के दिल में एक हल्का सा बोझ सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे काउंट सेलिन और काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी दोनों जानते थे कि कुक की व्यवस्था रोहन को नहीं रोक सकती। असली तुरुप का पत्ता तो ये काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी था जो उम्र के बोझ से दबा हुआ लग रहा था। अध्याय 79, आगमन 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। बाहर अभी भी बारिश और बर्फ की बूंदें गिर रही थीं। अक्सर दरवाजे से ठंडी हवा के झोंके घर में आ रहे थे, जिससे हॉल गर्म नहीं हो पा रहा था। चिमनी की लौ तेज हो रही थी और बार बार चटकने की आवाजें आ रही थीं। खामोश हॉल में चटकने की आवाजें बेहद साफ सुनाई दे रही थीं। इस समय हॉल में केवल 4 लोग थे, काउंट सेलिन, काले वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी, युवा लड़की शैली और मलिन। काउंट सेलिन अपनी लकड़ी की कुर्सी पर टेक लगाकर चिमनी के पास बैठा था। उसने आंखें मूंद लीं और चिमनी की गर्मी से उसका आधा चेहरा लाल हो गया। वह शांत लग रहा था, लेकिन उसके कसकर जकड़े हाथों ने उसकी घबराहट जाहिर कर दी थी। बूढ़ा आदमी अभी भी जमीन पर पालथी मारे बैठा था।
उसके लंबे काले लबादे ने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था। चूंकि वह हिल नहीं रहा था, इसलिए धीरे धीरे काले होते आसमान के नीचे एक रहस्यमय हवा उसे घेरे हुए थी। छोटी लड़की शैली हॉल में इधर उधर घूम रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। चूंकि आज कालू का बदला लेने का दिन था, इसलिए काउंट सेलिन ने शैली को भी हॉल में बुला लिया था। वह चाहता था कि कोई दुर्घटना न हो, इसलिए वह उसके साथ रहे। रोहन इस दौरान ध्यान कर रहा था। यहाँ उसके लिए अपने मंत्र या मूर्ति की रहस्यमयी मुद्रा का अभ्यास करना उचित नहीं था, लेकिन उसकी मनःशक्ति का ध्यान करना ठीक था। हालांकि भले ही रोहन अपनी मनःशक्ति का ध्यान कर रहा था, फिर भी वह अपने आसपास, खासकर बाहर के प्रति अपनी सतर्कता कम नहीं करता था। जैसे ही कुछ भी घटित होता, वह तुरंत अपने ध्यान से अपनी इंद्रियों को जागृत कर लेता था। हालांकि शाम होने को थी। अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? सिर्फ रोहन ही नहीं, सब लोग उलझन में थे। क्या ऐसा हो सकता है कि कालू अब नहीं आएगा? पिताजी, भाई कहाँ गया? युवती शैली ने उदास चेहरे से पूछा। वह एक ऊर्जावान और जिंदादिल लड़की थी। वह पहले से ही इस बात से निराश थी कि उसे लगभग पूरा एक दिन इसी हॉल में रुकने को कहा गया था। शैली, आज्ञाकारी होकर यहीं रहो। आज कोई आम दिन नहीं है। मत। जब काउंट सेलिन शैली को सख्ती से डांटने का प्रयास कर रहा था, तभी अचानक हॉल के बाहर से जोरदार टक्कर की आवाज आई। टकराना। जोरदार धमाके के बाद महल के बाहर अफरा तफरी मच गई। घोड़ों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी और कई लोग चिल्ला रहे थे। क्या वह आया? रोहन चौंक गया और तुरंत ध्यान से जाग गया। उसने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी करके बाहर की ओर देखा। काउंट सेलिन घबरा गया। उसने दोनों हाथों से कुर्सी का हैंडल कसकर पकड़ लिया और हॉल के बाहर देखने लगा। शांतचित बूढ़े ने भी सिर उठाया और आंखें मूंद कर दरवाजे से बाहर देखने लगा। हॉल में मौजूद सभी लोग एकदम घबरा गए। वे दरवाजे की तरफ देखने लगे। ओह, ठंडी हवा का एक झोंका आया। उसके साथ ही एक लंबा चौड़ा सा व्यक्ति प्रकट हुआ। कुक, वहां क्या हुआ? बिना अपनी सतर्कता कम किए, उसने भौहें चढ़ाते हुए गहरी आवाज में पूछा। कुक का काला कवच बर्फ से ढका हुआ था। उसकी चमकदार लाल आंखें बता रही थीं कि उसने अपनी सतर्कता बिल्कुल नहीं छोड़ी थी और बाहर भी पूरी तरह सतर्क था। पिताजी, महल में कुछ घोड़े हैरान होकर अस्तबल से बाहर भाग गए हैं। घोड़े छिपे हुए हमारे लोगों से टकरा गए, इसलिए वहां थोड़ी अफरा तफरी मची हुई है। मैंने हैरान घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है। अब अफरा तफरी नियंत्रण में है। कुक ने संक्षेप में बताया कि वहां क्या हुआ था। ये बस एक छोटी सी घटना थी। कालू नहीं आया था। शायद सब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। कुक, बाहर सतर्क रहना। आसमान लगभग अंधेरा हो गया है। अभी सबसे मुश्किल घड़ी है। कोई भी अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता। काउंट सेलिन ने हाथ हिलाया। जब वह कुक को बाहर जाने देने ही वाला था कि काले वस्त्र पहने शांत बूढ़ा आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ। हे, कालू यहाँ है। बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी कर्कश आवाज में उपहास किया। कुक ने भौहें चढ़ाईं। बूढ़े आदमी की ओर उसकी निगाहें ठंडी थीं और उसने अरुचिकर लहजे में पूछा, जादूगर हिल, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि कालू यहाँ है? पूरा किला पूरी तरह से बंद है। वह अंदर कहाँ से आता है? टकराना। कुक की बात खत्म होते ही बाहर से फिर एक जोरदार धमाका हुआ। इस बार शोर के साथ कुछ डरावनी चीखें भी थीं। वह सचमुच यहाँ है। मलिन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा। उसे अग्नि तत्व की प्रबल लहरें महसूस हुईं। यह एक जादूगर के जादू करने का गुण था। कुक का चेहरा काला पड़ गया और वह तुरंत पीछे मुड़ गया। वह तेजी से हॉल से बाहर चला गया। 5 साल, आखिरकार मुझे ये दिन देखने को मिला, सेलिन। हे, 5 साल पहले का वो मंजर। तुम इसे जरूर नहीं भूलोगी। मेरे पिता, माँ, भाई और बहन, सब तुम्हारे हुक्म पर मौत के घाट उतार दिए गए। हा, पर मैं नहीं मरा। मैं तो जादूगर भी बन गया। आज मेरा बदला लेने का दिन है। महल में सबको मरना ही होगा। छोटे भूरे बालों वाला एक युवक, जो महल के अन्य शूरवीरों जैसा ही कवच पहने हुए था, अपने हाथ हिलाता रहा। उसकी हथेली से आग के गोले निकल रहे थे और उसके सामने आने वाले हर शूरवीर को जला रहे थे। चाहे वे प्रथम स्तर के हों, द्वितीय स्तर के या तृतीय स्तर के तत्व तलवारबाज, वे आग को रोक नहीं पाए। तीव्र गर्मी ने उस आदमी के चारों ओर की बर्फ पिघला दी थी और बर्फ के नीचे छिपी घास को रोशन कर दिया था। तुरंत ही धुआं उठा और चीख पुकार से जगह गूंज उठी, जिससे दिशा ही खो गई। कालू, अपने काले कवच में, कुक आखिरकार उस जगह पहुंच गया। उसका चेहरा गंभीर दिखाई दे रहा था और उसने सीधे कालू को देखा जो लोगों का कत्लेआम कर रहा था। मेरिलू की पोशाक देखकर कुक तुरंत समझ गया। कालू शुरू से ही महल में आ चुका था। घोड़ों वाली घटना शायद कालू ने जानबूझकर की थी। उसका मकसद लोगों का ध्यान भटकाना और कुक की व्यवस्था बिगाड़ना था। कहना ही पड़ेगा कि कालू ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। अंधेरे में छिपे सभी पहरेदारों को कालू ने देख लिया और उसके बाद उन्हें बेरहमी से मार डाला। हालांकि कालू अपनी रक्तरंजित, सूजी हुई आंखों और क्रूर भाव भंगिमाओं से पागल लग रहा था, फिर भी उसने अपनी विवेक शक्ति पूरी तरह नहीं खोई थी। दरअसल वह काफी शांत स्वभाव का था। हर बार जब वह कोई जादू करता, तो कुछ तत्व तलवारबाज उसकी ज्वाला से जलकर राख हो जाते, जबकि वह बिना किसी प्रभाव के इधर उधर भागता रहता। अग्नि प्रकार का मंत्र और वायु प्रकार का मंत्र। जादूगर हिल भी अपने काले चोगे में हॉल के बाहर सीढ़ियों पर खड़ा था।
उसकी दूर की निगाहें कालू को ऐसे घूर रही थी मानो वह उसकी क्षमता का अवलोकन कर रहा हो। रोहन भी अपनी मन की शक्ति का प्रयोग कर रहा था। उसने कालू को घूर कर देखा। जैसा कि काले वस्त्रधारी बूढ़े ने कहा था, कालू ने अभी तक केवल 2 ही मंत्र डाले थे। वे अग्नि और वायु के मंत्र थे। अग्नि प्रकार का यह मंत्र रोहन के अग्निगोल से काफी अलग था। इसमें कोई विस्फोटक प्रभाव नहीं था, लेकिन यह आग का एक विशाल सागर बना सकता था और बड़े क्षेत्र में क्षति पहुंचा सकता था। हालांकि जिस चीज ने रोहन का ध्यान खींचा वह था मेरिलू का पवन प्रकार का मंत्र। कालू की भूत जैसी आकृति दरअसल पवन प्रकार के मंत्र का ही प्रभाव थी। ये वह सहायक पवन प्रकार का मंत्र था जिसकी मलिन तलाश कर रहा था। कालू, अचानक कुक किसी जानवर की तरह चीखा। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। इसके बाद कुक ने कालू की ओर बड़े कदम बढ़ाए और धीरे धीरे उसकी आभा बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आभा जम रही हो। ये शुरू हो गया है। ये देखकर कि कुक कालू की ओर चला आया है, काले वस्त्र पहने बूढ़े यशपाल यादव और अन्य लोगों ने गरिमापूर्ण भाव बनाए। वे उन दोनों को घूरते रहे। अध्याय 80, युद्ध आए। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। बूम। कालू की ओर बढ़ा। जैसे ही उसका दाहिना पैर जमीन पर पड़ा, मानो पूरी जमीन हिल गई। उसी समय कुक ने अपनी तलवार उठाई। कालू से कुछ मीटर दूर पहुंचकर उसने चिल्लाकर मेरिलू पर तलवार तान दी। स्वूश। एक तेज रोशनी का गोला चमक उठा। जैसे ही वह दिखाई दिया, मानो अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आया हो। आसमान से गिर रहे बर्फ के टुकड़े उसकी वजह से तुरंत जम गए। कभी कभार कुक की तलवार अचानक बड़ी हो गई और उसके ऊपर ठोस बर्फ के क्रिस्टलों की एक मोटी परत जम गई। उसकी प्रचंड शक्ति से लगभग बर्फ के क्रिस्टलों से बनी ये तलवार अचानक फट गई। अनगिनत बर्फ के टुकड़े बारिश की बूंदों की तरह कालू की ओर उड़े। कुक एक बर्फीले तलवारबाज थे और उन्होंने 5वें स्तर के तत्व तलवारबाज के रूप में अपनी क्षमता का बखूबी प्रदर्शन किया था। वह दूर से ही बर्फीले तत्व की शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम थे। एक मध्यवर्ती और एक शुरुआती एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन के बीच यही मुख्य अंतर था। आभा के अलावा एक मध्यवर्ती एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन दूर से ही एलिमेंटल बल का प्रयोग कर सकता था, जिससे प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचता था। एक तरह से एक मध्यवर्ती तत्व तलवारबाज के पास एक जादूगर को चोट पहुंचाने की क्षमता थी। कुक भी ऐसा ही था। वह 5वें स्तर का मौलिक तलवारबाज था। अगर उसकी बर्फ का कोई भी टुकड़ा कालू पर गिरता तो कालू को बहुत नुकसान होता। एक हल्का सा वार भी कालू को बुरी तरह घायल कर सकता था। आखिरकार एक जादूगर का शरीर नौमी से थोड़ा ही बेहतर था। कुक की आभा, जो जमती हुई प्रतीत हो रही थी, से लेकर हजारों बर्फ के टुकड़ों को छोड़ने तक सब कुछ एक ही गति में तेजी से हो गया। 5वें स्तर के मौलिक तलवारबाज के रूप में उनकी शक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ। हालांकि कुक के भयंकर हमले का सामना करते हुए कालू तेजी से पीछे की ओर खिसक गया, फिर अपने दोनों हाथों को आगे की ओर कर लिया। स्विश स्विश स्विश। तेज हवा के झोंके सीटी बजाते हुए गुजरे और 3 विशाल लपटें ऊपर उठी, जिससे आग का एक विशाल सागर बन गया। ये कालू के सामने रुक गया और बर्फ का मलबा मेरिलू द्वारा बनाए गए इस ज्वाला सागर को भेद नहीं सका। हालांकि कुक का हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका मांसल शरीर अचानक आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी तलवार लहराई, तलवार से कुछ मीटर लंबी ठंडी आभा कालू की ओर उड़ी। बर्फ की सील। ये बर्फीली आभा वह बर्फीली तत्व थी जो कुक ने लगभग 20 सालों से अपने शरीर में जमा कर रखा था। ये पूरी तरह से फट गई और भयानक हवा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा दिया। कुक ने पहले भी आइसलैंडिक वुल्फ की गतिविधि को रोकने के लिए इस तरह के अचानक ब्रेकआउट का सहारा लिया था और अंत में इस भयंकर जानवर को मार डाला था। स्वूश। कालू का शरीर लड़खड़ाया और पलक झपकते ही वह कुक के पीछे पहुंच गया। कुक का निशाना चूक गया था। जबरदस्त जड़ता ने कुक का संतुलन लगभग बिगाड़ दिया था। धिक्कार है। बहुत तेज। कालू की भयानक गति देखकर कुक खुद को कोसने से नहीं रोक सका। यहां तक कि जिस आइसलैंडिक भेड़िए का उसने पहले सामना किया था, उसकी भी इतनी तेज गति नहीं थी। कालू कुक के पीछे पहुंच गया और बिना एक पल भी सोचे उसने सीधे आग का एक गोला बना दिया। चिलचिलाती गर्मी ने कुक को झकझोर दिया था। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी तलवार से वार करके जवाबी हमला किया। हिमतत्व बर्फीली आभा में बदल गया और कालू की ज्वाला से लड़ने लगा। कुक, ये तो बस शुरुआत है। कालू ने एक गंभीर हंसी दी क्योंकि उसके शरीर पर मौजूद वायु तत्व कंपन कर रहा था। फिर उसने अपना वायु प्रकार का मंत्र फिर से छोड़ा। उसका शरीर किसी भूत की तरह चमक उठा, इस हद तक कि कुक को उसके कानों में बस हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। कुक और कालू के बीच हुई छोटी सी लड़ाई के दौरान कालू ने कुक से जूझते हालात का फायदा उठाने के लिए सिर्फ अग्नि प्रकार और वायु प्रकार के मंत्रों का इस्तेमाल किया। ये दोनों मंत्र सिर्फ 0 स्तर के मंत्र थे। कालू अभी भी एक प्रवेश स्तर का जादूगर है। काफी देर तक निरीक्षण करने के बाद रोहन को कालू की वर्तमान अवस्था का लगभग अंदाजा हो गया था। वह भी प्रथम स्तरीय जादू करने वाले की अवस्था तक नहीं पहुंचा था। हालांकि वह जादू करने में बेहद अनुभवी था। 2 जादुओं के मेल ने युद्ध में एक अद्भुत प्रभाव पैदा किया था। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हा कालू, मर जाओ। कुक का चेहरा इस समय लाल हो गया था। वह पूरी तरह से असुरक्षित स्थिति में था। कालू की गति बहुत तेज होने के कारण वह कालू की सही स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं लगा पा रहा था। वह बहुत निष्क्रिय था।
इस प्रकार जब कुक को लगा कि कालू उसके पीछे है तो उसने अपने पीछे की चिलचिलाती गर्मी की परवाह नहीं की और सीधे अपनी बाहों से कालू के जादू से बचाव किया। तस्क तस्क तस्क। भयंकर ज्वाला और सफेद ठंडी आभा आपस में गुंथती रही, जबकि कुक का आधा हाथ ज्वाला के बीच में था। इस प्रकार भले ही कुक ताकतवर था और उसने अपनी बांह को आभा से ढक रखा था, फिर भी वह ज्वाला से झुलस गया और घायल हो गया। उसकी पहले गोरी त्वचा तुरंत झुलसकर काली हो गई थी। भारी दर्द सहते हुए कुक ने आखिरकार कालू की जगह का पता लगा लिया था। उसने अपनी बांह की चोटों की कीमत पर कालू की हरकत पर नजर रखने का मौका गंवा दिया था। कुक के शरीर की ठंडी आभा तुरंत जम गई और कालू का शरीर थोड़ा रुक गया। जाहिर है कालू पर कुक द्वारा छोड़े गए हिमतत्व का असर था। क्रॉसबो करो, कुक पूरी ताकत से जोर से चिल्लाया। कुक ने महल में कई क्रॉसबो रखे थे। उनका उद्देश्य कालू को खत्म करना था। आखिरकार बिना किसी विशेष कास्टिंग टूल या स्क्रॉल के एक नौसिखिए जादूगर को एक ऐसे क्रॉसबो से आसानी से मारा जा सकता था जिसमें तेज भेदन शक्ति हो। स्वूश स्वूश। अंधेरे आकाश के नीचे कालू की ओर दर्जनों काले तीर चुपचाप छोड़े गए। कुक पहले ही पीछे हट गया था और तीरों के हमले वाले क्षेत्र से दूर कूद गया था। उसका दाहिना हाथ, जो आग की लपटों से झुलस गया था, अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान की झलक उभर आई थी। कई तीर छोड़े गए। कालू चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, उसके पास तीरों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक बार तीर लग जाता तो कालू को बहुत नुकसान होता। बैंग बैंग बैंग। अनगिनत तीरों के टकराने की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे तीर दीवार से टकरा गए हों और कुक के चेहरे का भाव बदल गया। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वह मरा नहीं है, कुक ने धीरे से खुद से कहा। ये सारे तीर क्रॉसबो से छोड़े गए थे। उसे भी यकीन नहीं था कि वह आसानी से हमले से बच पाएगा। ओह, तेज हवा का झोंका आया। एक आकृति धीरे धीरे उस क्षेत्र के बीचों बीच खड़ी हो गई जहां अंधेरे आसमान के नीचे तीर सबसे घने थे। कालू मरा नहीं था। उसके चारों ओर बिना जाने कब से कठोर सिल की दीवारों की कतारें उभर आईं, जो कालू के लिए एक अटूट रक्षा पंक्ति बना रही थी। पृथ्वी प्रकार का मंत्र। 3 मंत्र मॉडल। कालू में प्रथम स्तरीय मंत्र प्रवर्तक बनने के लिए आवश्यक सभी शर्तें मौजूद हैं। कालू का वर्तमान रूप अत्यंत गंभीर हो गया था। उसने कालू को गौर से देखा। 3 मंत्र मॉडल बनाने में सक्षम होना दर्शाता है कि कालू में प्रथम स्तरीय मंत्र प्रवर्तक बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं मौजूद थीं। हालांकि कालू अभी भी एक प्रवेश स्तरीय मंत्र प्रवर्तक था। इसके कुछ अज्ञात कारण अवश्य रहे होंगे। रोहन ने अनजाने में बगल में बैठे काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी पर नजर डाली। उसने पाया कि बूढ़ा आदमी शांत लग रहा था, मानो उसे इस बात पर जरा भी आश्चर्य न हो। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और मेरे सुपर टॉप नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।